हेलो एवरीवन, इन दिस टॉपिक हम देख रहे हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंडियन इकोनॉमी में जनरली किसी भी इकोनॉमी में तीन सेक्टर्स होते हैं, लाइक प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर ऐसा है जो भी चीज़ें हमें नेचर से मिलती हैं, जैसे एग्रीकल्चर। अलाइड सेक्टर नेचुरल है, फॉरेस्ट्री, फिशिंग भी नेचर है, इवन माइनिंग एंड क्वायरिंग। ये ज़्यादातर हमें कंफ्यूज कर देता है कि माइनिंग एंड क्वायरिंग कहाँ पे मिलेगा, तो ये भी हमारा प्राइमरी सेक्टर है, क्योंकि हमें जो भी मिनरल्स मिलते हैं वो नेचर से मिलते हैं, और जो जो चीज़ नेचुरल है वो है प्राइमरी। सेकेंडरी सेक्टर में हमारा मैन्युफैक्चरिंग तो आता ही आता है, लेकिन साथ में हमारा इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई भी आता है और कंस्ट्रक्शन भी आता है। हमें जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी वो इस एरिया में होगी, क्योंकि एक तरीके से हमें ये लगता है कि सप्लाई सर्विसेज है, नहीं, लेकिन एक्चुअल में ये प्रोडक्ट ही तो है। अगर ये प्रोडक्ट बनाए पहले, भाई पानी तो बह रहा है, मान लो बिजली बनती है पानी से, या फिर मान लेते हैं कोल से, लेकिन वो सब प्रोसेस तो किया गया, मैन्युफैक्चर करके ही इलेक्ट्रिसिटी, गैस या फिर वाटर आपको दिया जा रहा है। तो ये सब सेकेंडरी सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन भी सेकेंडरी सेक्टर है। टर्सरी सेक्टर के अंदर हमें सर्विसेज देखने को मिलेंगी, डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज, ये हमें इजीली याद रहेगा। इसके अलावा जब हम जीडीपी की बात करते हैं, जनरली जीडीपी की, तो आप ये देखो तो जीडीपी रिलीज किया जाता है क्वार्टरली बेसिस पे, Q1, Q2, Q3, न्यूज़पेपर्स में भी हम देखते रहते हैं। अब ये जारी कौन करता है, तो वो है एनएसओ। एनएसओ क्या है कि सीएसओ और एनएसएसओ को का विलय करके 23 मई 2019 को हमने एक नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन नाम की संगठन बनाया। इससे पहले सीएसओ एनएसएसओ अलग अलग वर्क करते थे। नेशनल इनकम ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा, कैपिटा का मतलब है एक व्यक्ति, मतलब सीधी सी बात है, टोटल पॉपुलेशन कितनी कमा है और उसमें से नेशनल इनकम हमारी कितनी है, उससे डिवाइड करोगे तो पर कैपिटा इनकम इंडिया की आ जाएगी। पर कैपिटा इनकम की अगर हम बात करें तो इंडिया अभी 5th पोजीशन पे है, ठीक है। और अगर हम ओवरऑल जीडीपी की बात करें तो इंडिया का रैंक जो है वो है 3rd। ग्रोस नेशनल जीएनपी कब आता है, जब हमारे पास ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट कब आएगा, जब हमारे पास जीडीपी होगा, तो जीडीपी से जब जीडीपी होना चाहिए तो जीएनपी इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन होगा, तो वो हमें निकल के आ जाएगा। जैसे कि जीएनपी क्या रहेगा हमारे पास, जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। एक्स मतलब विदेश के लोग एक्सपोर्ट करके ले गए, एम मतलब डोमेस्टिक लोग जो लेके आए हैं, राइट। तो जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम, और इसी को जो एक्स माइनस एम है इसी को एन एफ आई ए बोलते हैं, नेट फैक्ट ऑफ इनकम फ्रॉम अब्रोड, यानी कि टोटल हमने कितना कमाया, नेट फैक्टर शुद्ध, यहाँ से ले गए और कुछ लोग वहां से लाए होंगे, तो इन दोनों को आपस में मान लो, यहाँ से लेके गए 50 रुपए, वहां से लाए 100 रुपए, तो नेट कितना हुआ हमारा 100 माइनस 50, दैट मीन 50। ओवरऑल यही चीज है। जीडीपी तो हमें पता है कि इट इज द टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। ये याद रखना, कभी भी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज आ जाए या कभी भी वर्ड आ जाए डोमेस्टिक, कभी भी वर्ड आ जाए कंट्री, किसी भी एमसीक्यू में, तो मान लेते हैं कि ये जीडीपी की बात कर रहा है। एनपी का मतलब क्या, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब नेट हम कब निकालते हैं, ग्रोस को से डिप्रिसिएशन को माइनस करके। तो एनएनपी इक्वल टू हमारा क्या रहने वाला है कि जीएनपी से जब आप डिप्रिसिएशन को घटाओगे तो हमें मिलेगा एनएनपी। इसकी के अलावा आता है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस जो करी गई हैं वो बताया जाता है, ठीक है ना, जिसमें विच इंक्लूड्स इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज। इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज भी होता है। सीधी सी बात ये है कि जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है, जब इसको हम फैक्टर कॉस्ट पे निकालते हैं तो उसी को हम नेशनल इनकम कहते हैं। तो नेशनल इनकम जो है वो हमेशा हमेशा फैक्टर कॉस्ट पे होगा। फैक्टर कॉस्ट पे होने का मतलब क्या है, यानी कि इसका एक बेस ईयर होगा। अगर बेस ईयर है तो हमें रियल ग्रोथ पता चलता है, लेकिन अगर मार्केट प्राइस पे हमने इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये तो मार्केट प्राइस तो महंगाई के हिसाब से बढ़ती घटती है, तो हमें रियलिटी तो पता नहीं चलेगी। इसी वजह से हम कैलकुलेशन अपना बेस ईयर मान के कुछ ना कुछ यानी कि फैक्टर प्राइस पे करते हैं। अब हम जरा देखते हैं कि इसका फॉर्मूला एनएनपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी कैसे आता है। हम सबसे पहले अपना फैक्ट्री रेट का जरा समझते हैं कि फैक्ट्री जो हमारे पास होता है, जो फैक्टर कॉस्ट होता है, वो कैसे काम करता है। इसके बाद हम कुछ चीजें देखेंगे। देखते हैं, कोई भी चीज अगर आपने बनाई है तो वो फैक्ट्री में अगर है, सॉरी, हम देखते हैं मार्केट प्राइस कॉस्ट कैसे होता है, मार्केट कॉस्ट कैसे होता है, ठीक है। तो मार्केट प्राइसेस पे कैसे होता है, मार्केट प्राइस में कैसे होगा, जब भी कोई वस्तु यहाँ पर आई है तो ये तो फैक्ट्री कॉस्ट पे बनी होगी, इसके बाद इस पे टैक्स भी लगा दिया गया होगा। इसे यहाँ जरा समझ लेते हैं, मार्केट कॉस्ट क्या होगा, मार्केट प्राइस क्या रहेगा। फैक्टर कॉस्ट पे कोई चीज बनी होगी, इस पे टैक्स भी लगा दिया गया होगा, लेकिन इसमें से सब्सिडी सरकार ने माइनस कर दी होगी, यानी कि सब्सिडी सरकार ने दी होगी किसको, फैक्ट्री वाले को, तो सब्सिडी से माइनस होगी, यानी कि माइनस सब्सिडी कर दिया।
अब मान लेते हैं फैक्ट्री कॉस्ट पे कोई चीज़ 100 रुपए की बनी थी, टैक्स इस पे 10 रुपए लग गया, लेकिन सरकार ने सब्सिडी इस पे दी थी 5 रुपए, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, कितना, 105 रुपए। तो हमें ये याद रहता है, हम हमेशा अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो मार्केट प्राइस पे निकाल लेंगे। तो एफ सी प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी, तो इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएंगे तो हमारा निकल आएगा फैक्टर कॉस्ट, इस साइड आएगा ना, ये इसी साइड रहेगा, ये दोनों चीजें इस साइड आएंगी तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, एन एन पी एट मार्केट प्राइस माइनस टैक्स इनडायरेक्ट, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी इक्वल टू, क्या निकल के आएगा, एन एन पी एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर हो गया। तो ये है एन एन पी एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू एन एन पी माइनस नेट डायरेक्ट टैक्सेस। नेट डायरेक्ट टैक्स वही बात हो गई है, सब्सिडी वगैरह को हटा के जब देखते हैं तो नेट डायरेक्ट टैक्सेस की बात आती है। ग्रॉस वैल्यू एडिशन का कॉन्सेप्ट हमें पता है। ओके, कमिंग पर्सनल इनकम। अब पर्सनल इनकम जैसी क्या चीज़ है, पर्सनल इनकम क्या है कि एक्चुअली ऑप्टेन करी जाती है नेशनल्स के द्वारा। पर्सनल इनकम में आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि जो दो चीज़ें आपको मिल रही हैं तो वो तो आपका प्लस होगा। अब लेकिन आप माइनस क्या क्या चीज़ें होंगी, माइनस दो चीज़ें होंगी, जो आपसे ली जा रही हैं या फिर वो आपको मिल नहीं रही हैं। ठीक है, जैसे नेशनल इनकम जो भी रहता है, पर्सनल इनकम का फॉर्मूला कैसे, नेशनल इनकम में जैसे अर्न बाई फर्म से गवर्नमेंट जो भी प्राप्त करती है उसमें से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ऑफ कॉर्पोरेशन, कहने का मतलब है कंपनी ऐसा कुछ प्रॉफिट कमाती हैं तो लोगों में तो नहीं बांटती है, तो उससे वो तो माइनस हो गया ना, वो तो हमें मिला नहीं है। पेमेंट फॉर सोशल सिक्योरिटी के लिए आपने कुछ कुछ दिया है, माइनस कॉर्पोरेट टैक्स भी दिया, तो जो जो आपको देना है ना यहाँ पर वो सब देखो माइनस हो रहा है। ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ऑफ कॉर्पोरेशन भी माइनस क्यों हो जाता है, क्योंकि प्रॉफिट है लेकिन वो आपको मिला तो नहीं है, और जब वो आपको मिला ही नहीं है तो वो तो माइनस होगा। इसके अलावा आपको गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट्स के रूप में मिलते हैं, वो आपका प्लस हो रहा है। बिजनेस ट्रांसफर पेमेंट्स होते हैं, वो प्लस हो रहा है। नेट इंटरेस्ट पेड बाई गवर्नमेंट, सरकार जो भी इंटरेस्ट आपको देती है किसी लोन वोन पे, वो भी प्लस हो रहा है। अब एक चीज याद रखना कि जो पर्सनल इनकम होती है वो हमेशा फ्लो कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि जब तक आती रहे ये मतलब कंटिन्यूटी में रहती है। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, जब आप इससे डायरेक्ट टैक्स को घटा दोगे उतनी ही तो आप इनकम खर्च कर सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब यहाँ पर जो गवर्नमेंट ट्रांसफर और पेमेंट से वो क्या है, प्राइज है, पेंशन, स्कॉलरशिप, इस तरीके की चीज है। अब जरा शॉर्ट में हर चीज को देखते हैं। जीएनपी हमारा क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस होता है। ठीक है, एनएनपी इक्वल टू क्या होता है, जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पर देखो एनएनपी वगैरह किस में काउंट कर रहे हैं, एमपी में। ठीक है, सब तो एमपी एनएनपी एट मार्केट कॉस्ट की बात करते हैं तो ये मार्केट कॉस्ट से ही डिप्रिसिएट होगा, ये एफसी से डिप्रिसिएट नहीं होगा। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कहने का मतलब ये है नेशनल इनकम। तो एनएनपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स और प्लस सब्सिडी। पर्सनल इनकम का मतलब क्या होगा, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट और प्लस नेट ट्रांसफर पेमेंट होता है। ठीक है, ये फैक्टर कॉस्ट की बात कर रहे हैं। इसके अलावा डिस्पोजेबल इनकम कब होता है, जब आप डायरेक्ट टैक्सेस वहां से घटा देते हो। तो याद रखिएगा कि पर्सनल इनकम में हर चीज फैक्टर कॉस्ट से घटाई जा रही है, जबकि यहाँ पर और हर एक जगह पर एमपी से घटाई जा रही है। तीन तरीका है हमारे पास नेशनल इनकम को क्या करने का, कैलकुलेट करने का। प्रोडक्ट मेथड है, इनकम मेथड है, कंजप्शन मेथड है। प्रोडक्ट मेथड को ही डबल काउंटिंग मेथड कहते हैं और फिर इसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है ग्रॉस वैल्यू एडेड। ठीक है, जीबी है, नेट इनकम अर्नड इन फॉरेन कंट्रीज बाय नेशनल्स इज एडेड एंड डिप्रिसिएशन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम जीडीपी, याद रखना है। इनकम मेथड में तो विप्रो वाला फॉर्मूला लगाओगे, याद रहेगा। कंजप्शन मेथड ही ये है, देख लो। अब इंडिया में कैसे जारी होता है, इंडिया ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन मेथड और इनकम मेथड। तो प्रोडक्शन मेथड और इनकम मेथड को, इन दोनों मेथड्स को जारी करता है कौन, हमारा एनएसओ, और ये क्वार्टरली बेसिस पे होता है। ठीक है, जीडीपी कैलकुलेशन हमारा एट मार्केट प्राइस क्वार्टरली एनुअली होता है, मार्केट प्राइस पे होता है जीडीपी। ठीक है, और जीबीए एट मार्केट प्राइस पे होता है। याद रखना कि जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे नहीं होता है, कैश पे होता है, मार्केट प्राइस पे, क्योंकि तभी रियल पिक्चर हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। जैसे इनकम का थोड़ा हिस्ट्री की बात कर लें। सबसे पहले ये देखो, दादा भाई नेहरू जी ने 1868 में पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूरल इंडिया में पर कैपिटा एनुअल इनकम एट ए लेवल ऑफ ₹20 को एस्टिमेट किया। फिर फिंडले सिरास 1911 में 49 रुपए करते हैं। वाडिया एंड जोशी भी 44.3 रुपीज, और वी के आर वी राव बड़े स्टैटिस्टिशियंस थे, 70 रुपीज देखते हैं। इसके अलावा जो नेशनल इनकम कमेटी बनी, कब, अगस्त 1949 में। ये तारीख याद रखने लायक है, नेशनल इनकम कमेटी बनी थी 1949 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है 5 ईयर प्लान्स में। आगे बढ़ते हैं, सीएसओ और एनएसएस को मर्जर हो गया है 23 मई 2019 में, ये चीज याद रखना है।
इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अगर हम देखेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी, तो एनएनपी कैसे मिलेगा आपको, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन होगा। पर कैपिटा इनकम की बात कर ली थी, पॉपुलेशन अपॉन नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन था। क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स यानी कि क्यूलाई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, अब इंडिया का रैंक कितना है, 134 रैंक है इस बार, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर तीन चीजें याद रखना है हमें, ले आई ई आई सिलाई, एल ई आई लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ई ए आई से हमारा हो जाता है एजुकेशन अटेनमेंट इंडेक्स, और सिलाई से मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स। तो ले आई ई आई सिलाई ये तीन हमें याद रखने हैं। इसके अलावा अदर फैक्टर्स हो सकता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं, अगर नेशनल इंक्रीज नेगेटिव हो गया तो सीधी सी बात है कि पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। फर्टिलिटी पीरियड जो होता है वो 2.1 तक हमें लाना है किसी भी हालत में, ठीक है। इसके अलावा पॉपुलेशन थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होता है, इसमें तीन स्टेजेस होती है। तीन स्टेजेस आपके सामने इस तरीके से दिख पा रही होंगी, पहली स्टेज, दूसरी स्टेज और तीसरी स्टेज। पहली स्टेज में क्या रहेगा, हाई फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिलेगा, दूसरे में एक्सपांड होगा चीज और दूसरे में लो फ्लक्चुएशन। यहाँ पर क्या होगा, हाई फर्टिलिटी रेट होगी, हाई डेथ रेट होगी, कहने का मतलब है गरीबी है तो लोग, जनसंख्या भी बहुत ज्यादा फैमिली प्लानिंग से अवेयर नहीं है और लोग मर भी रहे हैं, तो बहुत ज्यादा हाई फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो मेजर्स फॉर कंट्रोलिंग बर्थ रेट्स होते हैं वो इंप्लीमेंट नहीं किए जाते हैं, दैट्स व्हाई पॉपुलेशन इज फ्लक्चुएटिंग हियर, ओके। सेकंड स्टेज होता है एक्सपांडिंग। एक्सपांडिंग का मतलब क्या है, चीजें सही हो गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, लोगों को सोच है, समझ है, तो यहाँ पर जनसंख्या का एक्सपांड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर लाइफ सेविंग जो मेजर्स हैं वहां पर अप्लाई कर दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इतना याद रखना है, फैमिली साइज रिड्यूस होता है, ट्रेड और इकोनॉमी का बूस्ट होता है। याद रखना कि जब पॉपुलेशन एक्सपांड होती है तो फैमिली साइज रिड्यूस होने लग जाता है, क्यों, क्योंकि जब सबकी पॉपुलेशन होगी तो सब लोग हम दो हमारे दो वाला कॉन्सेप्ट रहेगा ना, क्योंकि पॉपुलेशन तेजी के साथ विकसित हो रही है या बढ़ रही है, तो एक ही परिवार में 50-60 या 100-200 लोग कैसे रहेंगे, तो छोटे छोटे परिवार हो जाते हैं। थर्ड स्टेज होता है लो फ्लक्चुएटिंग में, सीधी सी बात है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पर डिक्लाइन होती है। पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट इन इंडिया पॉपुलेशन में देखते हैं, 1921 में हमारा ग्रेट डिवाइड कहा जाता है, क्योंकि नेगेटिव ग्रोथ हमने ऑब्जर्व करी थी, वो भी ये देखो 0.03 का। इसके अलावा हम देखेंगे तो जो 1971 से 81 वाला जो वर्ष है उसमें हाईएस्ट ग्रोथ रेट देखने को मिली है 2.22 को। तो 1961 से 71 और 1971 से 81, ये दो जो 20 दशक रहे हैं, इंडिया वालों ने बहुत जम के पॉपुलेशन की वृद्धि करी है, सबसे ज्यादा 71 से 81, उसके बाद ये 61 से 71 के में। नेशनल पॉपुलेशन कमीशन हमने देखा 2000 में आया, दो चेयर किया जाता है हमेशा पीएम के द्वारा, और डिप्यूटी चेयरमैन जो होते हैं वो होते हैं वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। इतनी सारी चीजें देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि इंडिया पहली कंट्री बिल्कुल बन गई होगी जिसने फैमिली प्लानिंग के प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट किया था। इसके अलावा जो प्रोग्राम था ऑफिशियली लॉन्च हुआ था कब, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, प्लानिंग 52 में, और पहला क्लिनिक इसका ओपन हुआ था कर्नाटक 1930 के अंदर, उससे भी पहले की बात है। रेट ऑफ नेशनल इंक्रीज और द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज टू डिफरेंस बिटवीन डेथ रेट एंड बर्थ रेट, ये तो क्लियर सी बात है, जो डेथ रेट और बर्थ रेट में जितना डिफरेंस होगा उसी के हिसाब से जो जनसंख्या घटिया बढ़ रही होगी। रेट ऑफ ग्रोथ रिक्वायर्ड फॉर न्यू जनरेशन टू रिप्लेस, चलो इफ नेशनल इंक्रीज इज जीरो और वेरी स्मॉल द पॉपुलेशन स्टेबलाइजेस और रीचेस द रिप्लेसमेंट लेवल, ये भी बात ठीक है। बात करते हैं फिजिकल एंड मॉनिटरी पॉलिसी की, बात है हमारा बजट। बजट में दो चीजें रहती है, एक रेवेन्यू रहता है, एक कैपिटल रहता है। रेवेन्यू का मतलब होता है रिकरिंग, जो हर महीने, हर सप्ताह या एक एक दिन के, मतलब हर बार जो रिपीट होता रहा, रिकरिंग मतलब रिपीट, तो रेवेन्यू हमेशा आता है ना, रिपीट होता है। और कैपिटल मतलब होता है एक ही बार में आप खर्च कर रहे हैं या फिर कमा रहे हैं। तो रेवेन्यू में भी रिसीट्स होता है, एक्सपेंडिचर, रिसीट्स मीन्स आना, एक्सपेंडिचर का मतलब है जाना। रिसीट आपको आएगी कहाँ से, दो तरीके से चीजें आएंगी, टैक्स से आ सकती है, नॉन टैक्स से। अब टैक्स में भी रहेगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स का हमेशा रेशियो ज्यादा रहता है, डायरेक्ट टैक्स में तो जैसे कि जीएसटी है या फिर कॉर्पोरेशन टैक्स है, ये बड़े वेटेज लेके चलते हैं। नॉन टैक्स का मतलब बात करेंगे तो करेंसी कॉइनेज या मिंट जो होता है वहां से कुछ पैसा आता है, ग्रांट्स गुड, सेलिंग सर्विसेज गुड्स वहां से, इंटरेस्ट रिसीप्ट एंड डिविडेंड्स आता है प्रॉफिट्स का, ये देखो। तो हमारे लिए जो सबसे प्रायोरिटी चीज है ये है कि इंटरेस्ट रिसीट्स एंड डिविडेंड्स। इंटरेस्ट देखो सालाना देते हो या फिर सालाना आएगा, रिसीट भी सालाना की बात है, डिविडेंड भी हर महीना या साल में एक बार। तो जो साल में एक बार या फिर सालाना दिया जाए, हर साल, साल दर साल हो, महीने दर महीना हो, वो रिकरिंग में आएगा, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीट एंड डिविडेंड्स आता है तो यहाँ पर एक हो जाता है लोन। तो याद रखना कि इंटरेस्ट रिसीट डिविडेंड्स तो बात हो जाती है रेवेन्यू की, और लोन बात हो जाती है किसकी, कैपिटल अकाउंट की। आगे हम बात करते हैं कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट भी रिसीट होता है, एक्सपेंडिचर होता है। तो रिसीट में हमारे पास, अब कैपिटल अकाउंट में आई क्या क्या चीज है, कैपिटल
पूंजी आप लाओगे कहाँ से, कमाने का सरकार के पास साधन क्या है? सबसे पहले बड़ी बात दो ही चीजें हैं कि सरकार की जो कुछ कंपनी है, पीएसयू से उनको आप बेच दो आधा कुछ परसेंटेज, तो उनको बोलते हैं डिस इन्वेस्टमेंट का तरीका है। अगर वहां से पैसा नहीं मिल रहा है तो फिर आपके पास एक ही तरीका है, कर्जा ले लो, नेट रिकवरी। ये नेट रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस आप कहीं ना कहीं से क्या कर लेते हैं, मतलब कर्जा अपना वापस, लाइक वापस आपको मिल गया है। नेट मार्केटिंग, कहीं से नेट मार्केटिंग बोरोइंग कर लो, ठीक है, तो ये भी आपका किस में आ गया, रिसीट में आ गया। नेट स्मॉल सेविंग कलेक्शंस मिल गई है, ये सब नेट स्मॉल सेविंग कलेक्शंस में, याद रखो ये स्मॉल सेविंग कलेक्शन दिख रहा है ना, हमें ऐसा लगेगा कि ये रेवेन्यू में है, लेकिन स्मॉल सेविंग्स, हमें नाम स्मॉल है लेकिन बड़ी सेविंग्स होती है, दैट मीन्स ये रेवेन्यू रिसीप्ट में आता है। रिसीट की पहचान कैसे करेंगे, एक्सपेंडिचर की पहचान कैसे करेंगे? रिसीट का मतलब हमारे पास चीजें आ रही हैं, आएंगी कैसे, या तो कुछ बेच के या फिर लोन हमें मिल गया। अब एक्सपेंडिचर हम कैसे करेंगे, ठीक है ना, तो एक्सपेंडिचर का हमारे पास है इधर क्रिएट एसेट्स रिड्यूस और रिड्यूस लाइबिलिटी। एक्सपेंडिचर रिड्यूस लाइबिलिटी का मतलब है अगर आपने कुछ पैसा दे दिया, किसी का लोन चुकता कर दिया, ठीक है, या फिर आपने इसी पैसे को किसी बड़ी, कोई इंडस्ट्रीज, कोई पुल है, एनर्जी सेक्टर को ग्रोथ करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया, तो जिससे कि आपका कुछ ना कुछ एसेट बन रहा है। एक्सपेंडिचर सीधी सी बात दो ही चीजों में होगा, या तो आप लोन चुकाने में कर दोगे खर्चा, या फिर कोई चीज नहीं बनाने में करोगे। ये क्लियर सी चीजें हो गई हमारे सामने। अब जरा ये जो वाली बात है, ये रिसीट, ये वाले क्या लिखा गया है, रिसीट जो होती है नीदर क्रिएट लाइबिलिटी नॉट रिड्यूस एसेट्स। कहने का मतलब है रिसीट्स, जैसे आपके पास टैक्स आ जाए तो क्या आपके पास ये कर्ज में ऐड होगा? नहीं होगा, तो ये लाइबिलिटी तो बनी नहीं, ठीक है। लेकिन ये बताओ आपको ये जो पैसा आ रहा है, क्या आपने कुछ एसेट बेच के ला रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, तो आपका एसेट्स भी रिड्यूस नहीं हुआ है। यही बात कर रहे हैं रिसीट की, रेवेन्यू रिसीट की। आप ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात क्या कर रहे हैं कि जब आपने पैसा खर्च किया है तो इससे आपने नया तो कोई ना तो नया कोई एसेट बनाओगे, और ना ही इससे आप कोई कर्ज उतारोगे। जबकि एक्सपेंडिचर, इस कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या करोगे, खर्च करोगे, तो या तो आप कोई नई चीज बना लोगे ये वाला, या फिर आप अपना कर्ज उतार दोगे। उसी तरीके से आप ये देखते हैं रेवेन्यू में क्या होता है, ना तो आप कोई लाइबिलिटी आपके ऊपर कर्ज होता है और ना ही आपकी कोई एसेट कम होती है। लेकिन यहाँ पर देखो आप डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो कहने का मतलब या तो आपकी एसेट कम हो गई, ठीक है, या फिर आपने किसी से कर्जा ले रखा है, तो दो ही चीजें हैं, ठीक है ना। तो कर्जा की बात जो है वो हमेशा याद रखना, हमारा कैपिटल में का से कर्जा, का से कैपिटल, ठीक है। आगे की बात करते हैं, फिजिकल पॉलिसी जो डोमेन है वो होता है स्टेट, स्टेट दैट मीन्स फाइनेंस मिनिस्ट्री का। और जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो हमेशा काम करती है किसके अंडर में, आरबीआई, और इन अलाइन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो मेन यहाँ पे होल्डर है आरबीआई। आगे देखते हैं आर्टिकल 112 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करी गई है। द जनरल बजट इज प्रेजेंटेड इन लोकसभा बाय द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के द्वारा यहाँ पर ये प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। अब ये हमें पता है कि इसमें क्या क्या चीजें रहती हैं। इसके अलावा आर्टिकल 114(3) के अंदर क्या बोला गया है कि दैट नो मनी कैन बी टेकन आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट द अप्रूवल ऑफ द लोकसभा। यहाँ पर विदाउट द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट ना करके क्या बोला उन्होंने, लोकसभा, क्योंकि बजट लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है ना कि राज्यसभा में। इसी के अलावा आर्टिकल 114, इस अप्रोप्रिएशन बिल की जो चर्चा होती है वो आर्टिकल किसमें रखी गई है, अप्रोप्रिएशन बिल रखा गया 114 में। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 266, कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया 267 और पब्लिक अकाउंट है। ये जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है इस पे कंट्रोल रहता है पार्लियामेंट का, इन दोनों पे कंट्रोल रहता है किसका, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव बोले तो फिर हमारे एग्जीक्यूटिव हेड कौन आते हैं, प्रेसिडेंट आएगा। इसके अलावा देयर आर टू टाइप ऑफ रेवेन्यू अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो रेवेन्यू अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के बारे में तो जानकारी हमने कर ही ली है, लेकिन पहले एक और प्रकार का हमारे यहाँ पे ये प्लान एक्सपेंडिचर चलता था कि प्लान एक्सपेंडिचर क्या है, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या है। इससे जनता के बीच में और मार्केट में एक गलत मैसेज जाता था कि सरकार प्लान पे ज्यादा खर्च कर रही है कि नॉन प्लान पे, जबकि नॉन प्लान पे भी खर्च उतना ही करना होता है। और ये जो प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का ये जो तिगड़मबाजी है हुआ, इसको हम 1987 और 88 के बजट में लेकर आए थे, लेकिन फिर बाद में हमने इसको स्क्रैप कर दिया क्योंकि ये इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स को बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन क्रिएट कर रहा था। ये चीज समझ में आ गई है। बजट प्रस्तुत तो हुआ लेकिन उससे रिलेटेड बहुत ज्यादा शब्दावली भी है। तो पहले इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, दूसरी है नॉन डेप्ट रिक्रिएटिंग कैपिटल। इफेक्टिव रेवेन्यू, रेवेन्यू का डेफिसिट, अब जैसे मान लो रेवेन्यू का डेफिसिट तो हुआ कि आपका आया तो कम है लेकिन आपने खर्च कर दिया है ज्यादा। लेकिन अब सरकार क्या करती है कि रेवेन्यू
को कभी कभार क्या करती है कि एसेट बनाने में भी खर्च कर देती है। तो कह रहे हैं कि अगर आप रियल में देखो, सरकार कह रही है कि रियल में डेफिसिट देखो तो हमारा आप कैसे निकालोगे, वो हमारा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट निकालो। तो उसमें क्या बोलोगे, कैसे निकालोगे, तो रेवेन्यू डेफिसिट में से वो रेवेन्यू माइनस कर दो जो हमने खर्च किया है कैपिटल या फिर एसेट्स क्रिएशन में, तो हमारा रियल निकल के आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट की अपेक्षा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट हमारे क्लियर पिक्चर शो कराता है किस चीज का, एक्चुअल फाइनेंशियल या फिर रेवेन्यू स्टेटस के बारे में। नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट होता है। नॉन डेप्ट क्रिएटिंग, आपको अपना कैपिटल का निर्माण भी करना है, पूंजी भी बनानी है, और आपके पास कर्ज भी ना हो, तो आप कर्ज तो ले नहीं सकते, तो फिर सरकार के पास क्या ऑप्शन है, कोई भी चीज है उसका 50%, 49%, 20% क्या कर दो, आईपीओ ला के आप उसको बाहर कर दो, लाइक प्राइवेटाइज कर दो। इसी को हम डिसइन्वेस्टमेंट्स कहते हैं। और आम भोली भाली जनता बोलती है कि सरकार ने तो सब कुछ चीजें बेच दी, वो बेचना नहीं है, वो डिसइन्वेस्टमेंट है, वो एक प्रोसेस है, टूल है। अगर सरकार को ये चीजें सब खराब होती तो बजट में ये सब दिया क्यों ही गया है। इसके अलावा कमेटी हमने ये अभी आपको बताया था कि 1987-88 में जो सुगूफा छोड़ा गया था प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का, अब वो सुगूफा जो है ना, ये किस कमेटी की देन थी, तो वो नाम याद आता है, सुखमय चक्रवर्ती। अब चक्रवर्ती सब बंगाली, तो वो सब बैठ के अपना दिमाग बढ़ाया होगा। इसके अलावा डेफिसिट की बात करेंगे तो डेफिसिट हमारा, तो ग्रॉस विजुअल डेफिसिट की बात करते हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर प्लस लोन सर्विसिंग। लोन सर्विसिंग का मतलब होता है आपने, आपका एक्सपेंडिचर तो हो ही रहा है, साथ में वो एक्सपेंडिचर भी जोड़ दो कि आपने जो लोन का कर्ज देने के लिए किया है, माइनस करो उससे क्या, रेवेन्यू रिसीट्स। और उस रेवेन्यू रिसीट्स में आप जो एंड नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीट्स होता है, यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट वाला, वो भी जोड़ दो। कहने का मतलब है सब ये वाला सब जोड़ दो, ये सब वाला जोड़ दो, तब हमें ग्रॉस विजुअल डेफिसिट निकाल कर मिलता है। रेवेन्यू डिफिसिट क्या होगा, तो एक्सपेंडिचर से रेवेन्यू रिसीट को माइनस कर दो, तो ये रेवेन्यू डेफिसिट हमें निकाल के आ जाएगा। अब बजट डेफिसिट क्या होता है, टोटल टोटल एक्सपेंडिचर से टोटल रिसीट आप माइनस कर दो। अब एक अंतर आप ये देखो कि जो रेवेन्यू डेफिसिट है और जो सॉरी जो फिजल, अब ये देखो फिजल डेफिसिट का मतलब क्या हुआ, और ये बजट डेफिसिट में दो अंतर देखो। अगर बजट डेफिसिट हुआ है 50 रुपए का, या बजट डेफिसिट कितने का भी हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है कि हम आरबीआई से अपना काम चला लेंगे। दैट मीन्स वेयर एज बजटरी डेफिसिट ओनली इंडिकेटेड गवर्नमेंट्स बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, की सरकार आरबीआई से इतना उधार लेके, मतलब सरकार ने आरबीआई से इतना उधार लिया होगा, वही डेफिसिट शो करेगा। लेकिन फ्यूजल डेफिसिट की बात करें तो फ्यूजल डेफिसिट में हमें क्या शो होता है कि सरकार ने आरबी बजट डेफिसिट, कहने का मतलब है कि सरकार ने आरबीआई से तो उधार लिया ही है, साथ में गवर्नमेंट मार्केट बोरिंग भी ले ली है, लाइबिलिटीज ले ली। कहने का मतलब है सरकार ने आरबीआई के अलावा मार्केट से भी उधार उठाया हुआ है, वो हमें शो करता है फ्यूजल डेफिसिट। तो फ्यूजल डेफिसिट एक तरीके से बहुत ब्रॉड टर्म है, किसी को बात कर रहे हैं ग्रॉस फ्यूजल डेफिसिट, नेट बोरोइंग एट होम, घर पे भी आपने कर्जा उठाया, आरबीआई से तो उठाया ही उठाया है, और आपने विदेश से भी उठाया, ठीक है ना। अब जब थोड़ा फ्यूजल डेफिसिट की थोड़ा टेक्निकली और तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनकी बात करते हैं। ये बताओ डेफिसिट कैसे होगा, एक्सपेंडिचर से रिसीट्स माइनस कर दो। एक्सपेंडिचर दो तरीके का होगा, कैसे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। टोटल रिसीट्स भी आएगा दो तरीके से, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट्स। अब इंपॉर्टेंट चीज है जो कैपिटल रिसीट्स होती है ना, यानी कि वो क्या होता है, वो या तो डिसइन्वेस्टमेंट से आएगा कुछ बेच के, या फिर कुछ कर्ज से। तो सीधी सी बात है, कैपिटल जब रिसीट्स आप काउंट करोगे इसमें, तो आप बोरोइंग काउंट नहीं करोगे, आप कर्जा काउंट नहीं करोगे। आपने कर्जा अगर काउंट कर लिया तो अपने आपको घाटा हुआ 50 रुपए का, आपने तो इसे तो आप कर्जे ही से भर दोगे। तो लोग कहते हैं कि आप भाई कर्जा तो बाहर से आ रहा है ना, तो आप ये वाला कर्जा काउंट नहीं करना है, बोरोइंग काउंट नहीं करनी है, ठीक है ना। डोंट काउंट योर लोन, ये डिफिसिट निकालने, क्योंकि अगर आप कर्जा बाहर से आ रहा है, आपकी ये आप ये जो इकोनॉमी है, बाकी का ये जो टर्म्स है, ये आपकी आपकी खुद की इकोनॉमी के काम है, ठीक है ना। ये कैसे इंडिकेटर से क्या परफॉर्म कर रहे हैं, तो कर्ज बाहर से आ रहा तो इसको काउंट नहीं किया जाएगा। दैट्स इट, हो गया हमारा। एफआरबीएम एक्ट आया था हमारा 2013 के अंदर, ये प्रभावी हुआ है 2004-5 से, 2003, और ये प्रभावी हुआ कब से, 2004 से, ठीक है। अब इसका मतलब है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, घाटा मुनाफा सब देखना है, सरकार का मैनेज करना है। किलकर पैनल 2012 फिजिकल कंसोलिडेशन के लिए रिकमेंड किया था इसने कि डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहिए, रेसिंग डीजल प्राइसेस, ऑक्शन ऑफ स्पेक्ट्रम, फ्रंजिंग सम प्लान्स स्कीम, रेशनलाइजिंग ऑफ सब्सिडीज, ये सब चीजें। प्राइमरी डेफिसिट फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट की बात करता है, ठीक है।
इसके अलावा होता है मोनेटाइज डेफिसिट। मोनेटाइज डेफिसिट का मतलब है भाई जो भी घाटे का वो वाला पार्ट फॉर विच द गवर्नमेंट बोरोज फ्रॉम द आरबीआई, जो आरबीआई मतलब सरकार जो भी रुपए आरबीआई से ले लेती है जितना भी हिस्सा, उसी को बोलते हैं मोनेटाइज कर लिया अपना डेफिसिट। और ये जो टर्म है ये 1997 1998 में स्टार्ट किया गया। लगे हाथ पढ़ लेते हैं जेंडर बजटिंग क्या होता है। ये 2005 और 2006 से आया था। ठीक, इसी के साथ में हमारा एक टर्म आता है जीरो बजटिंग, वो 7th 5 ईयर या 6th 5 ईयर प्लान से स्टार्ट हुआ। तो जेंडर बजटिंग 2005 से, मोनेटारी डेफिसिट जो टर्म आया 1997-98 से, और हमारा जो प्लान एक्सपेंडिचर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर आया था सुषमा चक्रवर्ती कमेटी 1987 और 88 से। एफआरबीएम एक्ट भाई अभी हमने पढ़ा था, बना तो 2003 में लेकिन ये इफेक्टिव हो गया 1 जुलाई नहीं 5 जुलाई, याद रखना। एफआरबीएम 5 से एफ, ये 5 जुलाई 2004 से। ज्यादा कुछ नहीं है। एनके सिंह कमेटी याद रखो, ये रिकमेंडेड करती है, थोड़ा फिजिकल पॉलिसी से रिलेटेड है, बस इतना याद रखना है। एस्केप क्लब छोड़ दो। अब जरा देखते हैं पब्लिक डेप्ट मैनेजमेंट सेल बना था 2016 में, सेल 16 में बना था। इसको कन्वर्ट कर दिया गया था पब्लिक डेप्ट मैनेजमेंट एजेंसी। ठीक है ना, जो पब्लिक डेप्ट होता है उसको, और जॉइंट सेक्रेटरी के अंडर में रहेगा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की बात करते हैं। अब डेप्ट डेप्ट फाइनेंसिंग का 3 तरीका है, या तो टैक्स लगा के एक रेग्रेसिव स्टेप हो जाता है, अगर प्रिंटिंग करने लगेंगे करेंसी का तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो डेट, और दूसरा हमारे पास है कर्ज ले लें। अब कर्ज 3 तरीके से ले सकते हैं, इंटरनल, अदर इंटरनल, या फिर एक्सटर्नल एड एंड बोरिंग्स। इंटरनल कहने का मतलब है जो सरकार है या फिर जो ट्रेजरी है, जो गवर्नमेंट सोर्सेस से उनसे ले लें, मार्केट से उठा ले, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टू पे इंटरेस्ट। ठीक है। अदर इंटरनल का मतलब क्या है, सेविंग स्कीम्स वगैरह है, पीएफ, रिजर्व फंड, ये सब है। एक्सटर्नल एड एंड बोरिंग्स का मतलब ये बाहर से ले ले। अब कारण ये है कि अगर सरकार ने इंटरनल डेप्ट उठाया तो इंडियन मार्केट में खुद ही पैसा कम हो जाएगा। जब पैसा कम हो जाएगा तो जो अदर सेक्टर्स होंगे उन्हें पैसा दे नहीं पाएगी बैंक लोन में, तो इसको हम बोलते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। भीड़ भाड़ हो गई, कर्ज लेने वालों की भीड़ हो गई। तो सरकार के पास सबसे अच्छा काम है, कर्ज लेना है तो बाहर से लो, अंदर लोगे बदनामी होगी, दिक्कत होगी। ऐसे याद रखो। तो एक्सटर्नल एड एंड बोरिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे कि क्राउडिंग आउट इफेक्ट्स बच जाते हैं, यानी कि विदेश से पैसा आएगा तो हम दूसरों का पैसा से यहाँ पर अपना पैसा छापेंगे। पब्लिक डेट की बात करते हैं तो ये चीज हमने मेंशन कर ली है। प्रिंटिंग करेंसी से तो क्या होता है, ये इम्पैक्ट होता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, ये डिस्कस कर चुके हैं। एक टर्म देख लो, एक्स्ट्रा बजट रिसोर्सेज। एक्स्ट्रा बजट रिसोर्सेज का मतलब साफ शब्दों में समझा रहे हैं, सरकार का डेफिसिट हमें पता है जितना बढ़ता है तो सरकार की किरकिरी होती है, या फिर इनकी स्टार रेटिंग्स जो होती है वो भी गिरती है। तो सरकार एक तरीका करती है, तो सरकार करती है, कहती है कि जो उनके जो पीएसयूज होते हैं ना, उनसे वो बोलती है कि आप कुछ कर्ज उठा लो अपने नाम पे, लेकिन इसको चुकाएंगे तो हम ही। तो फिर फायदा क्या है, फायदा बस ये है कि सरकार का ये जो डेफिसिट में ऐड नहीं होता इस प्रकार का। इसी वजह से बोला गया है एक्स्ट्रा बजट रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब है कुछ नहीं, कर्ज है। आपके कर्ज को भरने के लिए कर्ज है, आपकी जो घाटा हुआ है ना, घाटा चल रहा है उसको भरने के लिए जो कर्ज है वही है। EBR नॉट टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल कैलकुलेटिंग द फ्यूचर डेफिसिट, में काउंट नहीं होता, लेकिन उसको फिल तो सरकार ही करेगी। इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी की जरा बात कर ले तो थोड़ा टेक्निकल बात करें। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी जनरली आरबीआई की अंडरटेकन होती है, और सरकार के बीच में जो फ्रेमवर्क था गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच में, ये बना कब, 20 फरवरी 2015 को। इसके अलावा आरबीआई एक्ट 1934 जो है उसमें 2016 में संशोधन किया, 16 में उनको दे दिया स्टेचुअरी स्टेटस, इसको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। क्वेश्चन पूछा जाए कि मॉनेटरी पॉलिसी को क्या कोई स्टेचुअरी बैकिंग है, तो आंसर है बिल्कुल। कब, ऐसे स्टेचुअरी ऐसे 2016 में। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में होता यह है कि इनको कॉन्स्टिट्यूशन में नोटिफाइड है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एमपीसी का 25 सितंबर 2016 को। इसमें देखो तीन तीन का पेयर होता है, जो तीन तो होते हैं आरबीआई के लोग, तीन होते हैं सरकार के, और जो तीन सरकार के लोग होते हैं इनका जो कार्यकाल होता है वो होता है 4 ईयर्स। आगे पीछे भी हो जाता है, दैट मीन्स 4 साल से ज्यादा नहीं, कम हो सकता है, क्योंकि जब ये वॉलंटरी वहां से रिटायर अपना इस्तीफा देके चल जाते हैं। इसके अलावा अब हम जरा देखते हैं बैंक रेट। बैंक रेट की जब भी बात करें तो बैंक का मतलब है लॉन्ग टर्म। बैंक कहाँ पे भी जाओगे तो लंबी लाइन लगती है। हाँ, इसको कहते हैं कि देखो सीधी सी बात है, बैंक रेट, CRR, SLR, या फिर रेपो रेट, या फिर रिवर्स रेपो रेट, ये जितनी भी है, इन सब चीजों में बस आप एक ही चीज का देखोगे। क्या देखना है हमें, कि अगर कभी भी इनकी रेट्स बढ़ेंगी तो पैसा जनता के पास से दूर चला जाएगा।
तो जनता रह गई कैसी, कंगाल। तो जनता कंगाल रह गई तो महंगाई पे लगेगी कंट्रोल। सीधी सी बात है कि जब भी इनका रेट बढ़ेगा तो वो हमारे लिए पैसा कम हो जाएगा मार्केट में, और जब रेट कम होगा तो पैसा जाएगा मार्केट के पास में। दैट्स इट, ठीक है। तो सीआरआर हमें मेंटेन करना होता है आइजर एस कैश और बुक बैलेंस के तौर पे, ओनली कैश नहीं, बुक बैलेंस भी देख लो। स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो तो फॉर्म ऑफ कैश में गोल्ड और गवर्नमेंट अप्रूव सिक्योरिटीज, इनमें भी आप मेंटेन कर सकते हो। ओपन मार्केट ऑपरेशन ये सब मैनेज करने के लिए अ, जो तांडव आरबीआई रचती है महंगाई मैनेज वगैरह करने के लिए, सिक्योरिटीज कभी सेल करना कभी ये सब करना, ये सब कहलाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, जो कि ये क्वांटिटेटिव ऑपरेशन होता है। किसका, आरबीआई का। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है जहां कहीं पे भी 5 7 कोई भी संख्या आ जाए वो क्वांटिटेटिव है, नहीं तो वो क्वालिटेटिव होगा। थोड़ा क्वालिटेटिव, अब थोड़ा रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट भी देख लिया। देखो बैंक रेट और रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट में अंतर क्या है। बैंक रेट होता है लॉन्ग टर्म के लिए, रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट होता है शॉर्ट टाइम, एक या दो दिन के लिए, ठीक है। इसकी अभी चर्चा थोड़ा सा और करेंगे। अब रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट हमने देखा है तो साथ में ये भी देख लो। जो रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट का जो शब्द है इसको हम बोलते हैं लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी। मतलब लिक्विड का मतलब है पैसा खत्म हो गया तो आपको एडजस्ट करने की कोई तरीका है, वो क्या है, आर आर और ट्रिपल आर। रेपो रेट हो या आर आर बढ़े या फिर ट्रिपल आर बढ़े, सीधी सी बात है पैसा आरबीआई के पास जाएगा, हमारे पास तो कम रहेगा। अब सीधी सी बात है जो रिवर्स रेपो जो रेपो रेट होता है, ये भी एलएएफ में ही है। रेपो रेट से रिवर्स रेपो रेट 1% कम होता है, और रेपो रेट से एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 1% ज्यादा होता है। तो रिवर्स रेपो रेट और एमएसएफ के बीच का जो डिफरेंस है इसी को हम बोलते हैं इंटरेस्ट कॉरिडोर बोलते हैं, राइट। एमएसएफ नाम की बला क्या है, 2011 से तो स्टार्ट हो गई है। अब ये सिर्फ एमएसएफ जो है सिर्फ शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के लिए है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। कहने का मतलब है आपने ये रेपो रेट वाला भी तरीका अपना लिया लेकिन तब भी कंगाल के कंगाल ही रहे, तो एमएसएफ की बात कर देंगे, मार्जिनल सीमांत। मार्जिनल का मतलब क्या होता है, एकदम आप मार्जिन पे आ गए हैं तो फिर सरकार तो फिर बैंक कहती है कि भाई देखो ये चीजें सिर्फ कमर्शियल बैंक को मिलेगी, हर किसी को नहीं मिलेंगी। और वो कहते हैं कि इसमें आप अपना एसएलआर कोटा भी यूज कर सकते हो, कोलेटरल भी हो सकता है ये, ठीक है ना। जबकि ये जो होता है आरआर वगैरह, इसमें अपना आप ये जो इंस्टीट्यूशनलाइज मैकेनिज्म है इसमें आप अपना एसएलआर कोटा सिक्योरिटी का यूज नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब वो एसएलआर कोटा यूज कब करवाएंगे, जमा में कैसे रखते हैं, उनके पास कुछ ही नहीं रह गया है तो बोलते हैं कि ठीक है आप यूज कर लो सिक्योरिटीज वाली बात। ये हमने क्वांटिटेटिव चीजें देखी। मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म क्या है कि रेट बढ़े या फिर घटे किसका, आरबीआई के द्वारा, ठीक है। तो इसका प्रभाव जनता तक कितना ज्यादा पड़ेगा, क्या जनता को लोन कम मिल पैसों में मतलब कम इंटरेस्ट में मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, फिर महंगा मिल रहा है। तो ये जो ट्रांसमिशन हो रहा है इसी को मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म कहते हैं, जो कि इंडिया में अभी पुअर है। उसके वेरियस फैक्टर्स हैं और एक होता है करप्ट मनी। इसके अलावा हमारे पास है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं, रेशनिंग, क्रेडिटिंग, मोरल सुएशन, डायरेक्ट एक्शन। ये सब आरबीआई के कैसे हैं, क्वालिटेटिव मेजर्स हैं। रिफर्स टू डिफरेंस बिटवीन द सिक्योरिटीज ऑफर्ड एंड अमाउंट बोरेड बाय द बैंक्स। जितनी सिक्योरिटीज ऑफर की गई हैं और कुछ उसका डिफरेंस है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स है उनकी, ठीक है। क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स ये सब हमने आपको बता दिया है, ये क्वांटिटेटिव है, ये क्वालिटेटिव मेजर्स हैं, देख लो। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी की बात करें तो दो तरीके के अकाउंट होते हैं। करेंसी कन्वर्टिबिलिटी अकाउंट तो इंडिया के पास फुल है, लेकिन कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी हमारे पास कम है। अब फुल करेंसी कन्वर्टिबिलिटी और ओपन कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी अंतर क्या है, जब इसका नाम ही करेंसी, तो करेंसी कोई भी व्यक्ति कितनी भी करेंसी एक्सचेंज कर सकता है इंडिया का अदर कंट्रीज में, और मतलब इंडिया का अदर करेंसी में और अदर करेंसी का इंडियन, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो इसमें लेकिन फुल करेंसी कन्वर्टिबिलिटी में क्या है कि जो नॉन करेंसी एसेट्स है ना, आप वो होल्ड नहीं कर सकते। ना तो इंडिया का कोई पर्सन फॉरेन में एक्सपोर्ट होल्ड कर सकता है ना फॉरेन का यहाँ पर। कैपिटल अकाउंट में इसी चीज का रिस्ट्रिक्शंस खत्म होता है कि भाई जो नॉन करेंसी एसेट्स है वो भी आप होल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा एक एसएस तारापुर कमेटी 1998-89 में बनी और उन्होंने कहा कि भाई जो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी भी इंडिया को स्टार्ट कर देनी चाहिए, इसके बहुत ज़्यादा फायदे होंगे। जैसे कि लार्ज फंड्स इंडिया के अंदर आएगा, फाइनेंशियल मार्केट्स हमारे इंप्रूव होंगे जो कि इंडिया में बहुत कम है, और ब्रिंग अबाउट इंप्रूवमेंट ऑफ द कंट्रीज फाइनेंशियल सिस्टम इन द ग्लोबल कंटेक्स्ट, और वैश्विक स्तर पर भी इनकी थोड़ा बोलबाला स्टार्ट होगा। मनी सप्लाई और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम्स की अगर हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोस में।